Hello guys, in this lecture we are going to talk about law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Now, what is meant by momentum? Momentum क्या होता है? So, momentum is the property possessed by a body which is moving, which is having velocity v. तो momentum जो होता है उसको p से डिनोट किया जाता है. सो p बार इज इक्वल टू m इंटू वी बार. ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है. अब ये मास जो होता है स्केलर क्वांटिटी v इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी गिव्स यू द वेक्टर क्वांटिटी. इसलिए ये p बार क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद ये मास केजी में है, ये मीटर पर स्क्वायर में है. तो मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड. ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है. अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि इन एनी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, इन एनी सिस्टम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है ना, वो सिस्टम जो है, उस सिस्टम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो शायद मूव हो रहे हैं लेकिन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, देन इन दैट सिस्टम टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इसका मतलब यह है कि अगर टोटल सिस्टम की मोमेंटम p पकड़ रहा हूं तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा उसका कहना है. ठीक है ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन इट इज कांस्टेंट ऑलवेज. ठीक है, इसका मतलब ये है, उनका कहना ये है कि ये वाली जो सिस्टम है, इस वाली सिस्टम में सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना, एक सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. तो उसमें से पहला पार्टिकल है m1, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी है v1. दूसरा पार्टिकल है m2, उसकी वेलोसिटी है v2. तीसरा पार्टिकल है m3, उसकी वेलोसिटी है v3. डॉट 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 डॉट. nth पार्टिकल है mn, जिसकी वेलोसिटी है ऑब्वियसली vn. तो ये कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट addition of momentum of each individual particle and if no external force is applied it is going to be constant. यानी उसका कहना यह है कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn is always constant if f एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है ना. इसको थोड़ा सा न्यूटन के सेकंड लॉ से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. क्या होता है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ मुझे कहता है कि f इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. या फिर f को ऐसे भी लिखा जा सकता है, f बार इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या होता है, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ मुझे ये बता रहा है इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी f इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो. अगर dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो तो किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का. इसलिए p इज इक्वल टू कांस्टेंट. यानी मैं न्यूटन के सेकंड लॉ से भी प्रूव कर सकता हूं कि when there is no external force is applied there is no change in momentum. If there is no change in momentum then I can say that rate of change of momentum is equal to zero. Rate of change of momentum is equal to zero. इसका मतलब momentum is constant if no external force is applied. ठीक है. तो अब इसका थोड़ा सा इस ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे बता रहा है. बिकॉज अगर एक सिस्टम है, इस एक सिस्टम में सपोज 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स है और पांचों पार्टिकल्स अगर मूव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे तो कोलाइड होते होंगे, तो कहीं ना कहीं पे तो कोलाइड होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती होगी. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इनका एडिशन कैसे चेंज सेम रहेगा, इसका मतलब मोमेंटम कैसे सेम रहेगा, ये तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा. तो इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है.
चलो कंसिडर करो देयर आर टू पार्टिकल्स, ये पार्टिकल ए है, ये वाला पार्टिकल बी है। ये वाला जो है ये आपको ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, सो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा यहाँ पे। सो ये वाला ए पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है यू ए, और ये वाला जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी है यू बी, इनिशियल वेलोसिटी। अब हुआ क्या देखो, अब ठीक से देखना कि ये तो श्योर है कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, अदरवाइज ये दोनों कोलाइड ही नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, यानी ये पीछे वाला ए पार्टिकल जो है वो बी पार्टिकल का पीछा कर रहा है और उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तभी वो उसको कोलाइड हो सकता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आया कि जब ए और बी दोनों कोलाइड हुए। ठीक है, कोलाइड होने के बाद ये जो ए है इसका मास एम ए है, बी जो है उसका मास एम बी है। ये दोनों जब कोलाइड हुए तो हुआ ये कि इन दोनों की वेलोसिटीज में चेंज हुआ। ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटीज में चेंज हुआ, उसके बाद वो दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, सेपरेट होने के बाद अब ये वाला जो पार्टिकल है ए और ये वाला जो पार्टिकल है बी, इन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो गई। तो इसकी वेलोसिटी सपोज हुई वी ए और इसकी वेलोसिटी सपोज हुई वी बी। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में जहां पे उन दोनों का एक दूसरे के साथ कोलिजन हुआ, उस पॉइंट पे क्या हुआ, उस पॉइंट पे ए ने बी से कोलाइड किया एंड ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ बी ए। उसी टाइम पे ये वाला जो फोर्स है एफ बी ए इज द फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, ऑन बी बाय ए। तो ए ने जैसे बी पे फोर्स अप्लाई किया वैसे ही बी ने भी ए पे फोर्स अप्लाई किया। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये एफ बी ए जो है, एफ बी ए फोर्स जो है वो फोर्स बी वाले जो मटेरियल पे अप्लाई हुआ, ये वाला बी वाला जो मास है इस बी वाले मास पे अप्लाई हुआ। तो इस फोर्स की वजह से उसका मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम पहले कितना था, एम बी यू बी, अब मोमेंटम कितना होगा, एम बी वी बी। समझ में आ रही है बात। सो फाइनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एक छोटा सा डेल्टा टी टाइम जिस टाइम में दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे थे। तो जितनी देर एफ ए बी पे फोर्स अप्लाई करा था उतनी ही देर बी ए पे फोर्स अप्लाई करा, तो विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, इसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम, किसके मोमेंटम में चेंज होगा, ए की मोमेंटम में चेंज होगा। सो माइनस एम ए वी ए माइनस एम बी सॉरी एम ए यू ए होल डिवाइडेड बाय उतनी ही देर के लिए डेल्टा टी। सो ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी कट हो गए। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है, तो यहां पे क्या होगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए यू ए सॉरी एम ए वी ए प्लस एम ए वी ए यू ए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनली क्या मिलेगा मुझे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास बी, दोनों मिला के क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहां पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास सॉरी फाइनल मोमेंटम ऑफ मास ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास बी, ये दोनों मिला के फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि यहाँ पे इंडिविजुअल मास ए को कंसीडर करूंगा, तो इंडिविजुअल मास ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या, हाँ चेंज हो रहा है। इंडिविजुअल मास बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या, हाँ चेंज हो रहा है। लेकिन
दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इज इनिशियली यानी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम आफ्टर कोलिजन. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये दोनों समझ लो. यहाँ पे आपका प्रूव हो जाता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इस रिजल्ट पर से और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे उल्टा भी ट्राई करके देख सकते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मुझे क्या बताता है कि भाई अगर वहां पे दो मासेस हैं, एक पी ए मास है, दूसरा मास पी बी है, दूसरा मास बी है, तो उन दोनों के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का टोटल एडिशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. बेसिकली इसमें जो चेंज हुआ वो चेंज इसमें पॉजिटिवली आना चाहिए, या फिर इसमें जो भी चेंज हुआ वो यहाँ पे आना चाहिए. सो बेसिकली इसका मोमेंटम अगर 10 है, इसका मोमेंटम अगर 5 है बिफोर कोलिजन, तो इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अगर 7 हो जाता है, तो ऑब्वियसली इसका कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. ठीक है ना. बिकॉज मुझे क्या करना है? टोटल मोमेंटम सेम रखना है ऑफ द होल सिस्टम, यानी रहता ही है. रखना है मीन्स रहता ही है. तो इन दोनों साइड को अगर मैंने टी से डिवाइड कर लिया, सो डेल्टा टी और यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो डेल्टा ए पी अपॉन डेल्टा टी यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम required for 8 is equal to change in momentum of B divided by time required for 8. ठीक है ना. सॉरी माइनस. सो क्या आएगा मेरा? ये दिस इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाय बी विच इज इक्वल टू माइनस फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए. ये मुझे क्या बताता है? एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन. इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन. यानी जब मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना था, तो मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ का हेल्प लिया, या फिर उल्टा भी ले सकता हूं मैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए मैंने जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ का हेल्प लिया, वैसे ही न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया. ठीक है. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इजी पार्ट है. इसमें थोड़ा सा और एक चीज आगे देखते हैं हम लोग. चलो. यानी अब क्या होगा? सपोज कंसिडर करके चलो, यहाँ पे एक बंदूक है आपके पास. ठीक है. ये वाली जो बंदूक है ये ऑलरेडी लोडेड बंदूक है सपोज. ठीक है. ये लोडेड बंदूक है. इस बंदूक का यहाँ पे एक ट्रिगर है. अब हुआ ये कि आपने ट्रिगर दबाने से पहले ये पूरी की पूरी बंदूक और उसमें जो भी एक छोटी सी बुलेट होगी, वो पूरा का पूरा सिस्टम कैसे है? एकदम रेस्ट पे है. यानी ये जो टोटल सिस्टम है, इस टोटल सिस्टम में देखो ठीक से, इस टोटल सिस्टम में नेट फोर्स एक्टिंग ये इस टोटल सिस्टम में नेट मोमेंटम एक्टिंग इज 0. यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू 0. इक्वल टू जैसे ही मैंने फायर किया, देखो ठीक से, जैसे ही मैंने फायर किया, ठीक है, तो ये वाली जो बुलेट थी, ये वाली बुलेट एकदम से इस बुलेट के अंदर का जो भी ठीक है ना फ्लेमिंग मटेरियल था, वो मटेरियल एकदम से जलना शुरू हो गया और ये बुलेट खट करके बाहर आ गई विथ वेरी हाई स्पीड. अब ये वाली जो बुलेट है, इस वाली बुलेट का अगर मैं मास m कंसिडर करता हूं, उसका बाहर आने का स्पीड अगर मैं सपोज v कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? mv. तो mv में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा सो दैट आई एम गोइंग टू गेट 0? देखो ठीक से यहां पे, तो यहां पे जितनी मोमेंटम से ये गोली आगे जाएगी, उतनी ही मोमेंटम से पूरी की पूरी बंदूक पीछे आएगी. यानी पूरी बंदूक का अगर मास m है, तो वो पूरी की पूरी बंदूक पीछे आएगी. कितनी वेलोसिटी से? सपोज v डैश वेलोसिटी से वापस आएगी. तो अगर मुझे पूछा जाता है कि अगर मैं शूट करता हूं, अगर बंदूक से मैं अगर ठीक है ना बंदूक को अगर फायर करता हूं, उसमें से गोली निकली है जिसका मास स्मॉल m है और वो v वेलोसिटी से बाहर निकली, तो मुझे कितनी जोर का झटका लगेगा? तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? v डैश विल बी इक्वल टू m बी डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू v. इतने जोर का मुझे झटका लगेगा. और एक चीज है, ये वेलोसिटी जो होती है
बहुत बार ये वर्ड आता है, दैट वर्ड इज मजल, MUZZLE। व्हाट इज मीन बाय मजल? मजल मीन्स ये वाला जो पार्ट होता है, जिस वाले पार्ट से बेसिकली गोली स्पीड पकड़ के बाहर निकलती है, उस वाले पार्ट को मजल कहा जाता है। मजल वेलोसिटी यानी जब उस बंदूक से गोली बाहर निकली तो जस्ट बाहर निकलते निकलते उस बंदूक की गोली का वेलोसिटी कितना था, ठीक है ना, उसे मजल वेलोसिटी कहा जाता है। तो मजल वेलोसिटी अगर v है, उस बंदूक का उस बंदूक का मास कैपिटल M है, उस गोली का मास स्मॉल m है, तो मुझे पीछे कितनी वेलोसिटी से झटका लगेगा, दैट वेलोसिटी इज v डैश, दैट वेलोसिटी इज v डैश। ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि आपका सपोज हैंड ग्रेनेड है, ठीक है ना, हैंड ग्रेनेड आपने सुना होगा। हैंड ग्रेनेड में क्या होता है, हैंड ग्रेनेड जब फटा नहीं है तो एक जगह पे बैठा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। जैसे ही वो फटता है, ठीक है, तो इनिशियली जैसे पूरा के पूरे हैंड ग्रेनेड में, पूरे के पूरे हैंड ग्रेनेड में सारी की सारी चीजें एक जगह पे बैठी हुई थी, तो एक जगह पे बैठने की वजह से पूरी की पूरी सिस्टम की मोमेंटम कितनी थी, 0। लेकिन जैसे ही वो फटा तो वो सारे के सारे हर दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, सच दैट द मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है, इस डायरेक्शन में M1 गया, इस डायरेक्शन में M2 गया, इस डायरेक्शन में M3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, तो इन सब का मोमेंटम M1 V1 बार प्लस M2 V2 बार प्लस डॉट 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 डॉट, इन सब का डायरेक्शन और ये सब कुछ इस तरह से होता है कि द नेट मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम विल बी 0 अगेन। यानी ग्रेनेड फटने के बाद, हैंड ग्रेनेड जो होता है, बम जो होता है, वो फटने के बाद उसमें से जो भी मटेरियल बाहर निकलता है, वो सारा का सारा मटेरियल सारी दिशाओं में उड़ता है। द रीजन इज टू मेक द इनिशियल मोमेंटम वॉज 0, सो टू मेक द फाइनल मोमेंटम ऑल्सो 0, ठीक है। और ये जब फटता है तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बेसिकली केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, अंदर का ही फोर्स, अंदर की एनर्जी बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब इस केस में F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली जो केस है, इस यहाँ पे भी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। नहीं सर, आपने पीछे से ये घोड़े से उसको लगाया, नहीं, गोली बाहर फुल स्पीड से क्यों निकलती है, बिकॉज उसके अंदर जो बारूद भरा हुआ होता है वो केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये वहां यहाँ पे भी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे भी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ठीक से समझ में आ जाता है, ठीक है। अब हम एक और एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे विच इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। ओके, विल टॉक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।